हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर। जेईई मेन का एग्जाम आपके बहुत ही करीब है, तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी भाई कि जनवरी अटेम्प्ट में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए, क्या क्या आपके वेटेज रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, कहाँ से वेटेज ज़्यादा पूछा गया है, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया। आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम मैथमेटिक्स से। तो भाई अगर हम बात करें सेट नंबर्स एंड इंटरवल्स की, तो इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा कि केवल भाई 22 तारीख को एक बार सवाल इससे पूछा गया है। एल्जेब्रास अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो टोटल 2 ही सवाल पूछा गया है। और मैं बता रहा हूं भाई कि जो भी ये जो जनवरी वाले शिफ्ट्स हुए हैं बिल्कुल सिमिलर यही पैटर्न, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ये जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। जैसे ही मैं मैथ्स का कंप्लीट करता हूँ देन केमिस्ट्री के लिए आयुष सर आएंगे, आपको बताएंगे, और फिजिक्स में आपको अमूल सर बताएंगे भाई कि क्या क्या चीजें पूछी गई और किस चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें भाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगभग 4 सवाल पूछे गए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लॉगरिथम से ऐसे एक आध सवाल पूछ लिया जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज हर शिफ्ट में आपको एक सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और किसी किसी शिफ्ट में देख रहे हैं आप 2-2 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो +8 मार्क्स आप बड़े ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं पूरे 10 शिफ्ट की बात करें तो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इक्वेशन अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इससे भाई 6 सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। इससे तो कुछ पूछा नहीं गया क्योंकि ये हट भी चुका है, एसओटी वगैरह है भी नहीं। डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लगभग हर बार एक सवाल पूछा जाए, तो टोटल 7 पूछे गए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अगर डिटर्मिनेंट्स के साथ हम मैट्रिसेस अभी जो मैं आगे डिस्कस करूंगा इससे अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों से मिला के हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसी से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या भाई, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीजें मिक्स करके ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट आप पढ़ रहे हो और आपको ये लगता है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ के जाओ मेरे सवाल बनेगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ लो तो आपको पूरा का पूरा करके जाना, अन्यथा आप उसे स्किप कर सकते हो। सर्किल में भी देखें आप 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम पैराबोला में 10 सवाल, एलिप्स में 7 और हाइपरबोला में 4। तो पूरा कोऑर्डिनेट जो करके जाता है भाई डेफिनेटली उसे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आराम से 16 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। पीएनसी से हर बार एक सवाल पूछता है, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स वगैरह पूछ लेता है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बीटी से तो गारंटीड भाई एक सवाल आना है, इससे भी बहुत कठिन नहीं। आपसे सिंपली कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर भाई आपसे ये पूछ दिया जाए भाई जनरल टर्म के बेसिस पे आपको एक्स का कोफिशिएंट बताना है, या फिर सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग चलता है भाई जैसे फ्रैक्शनल पार्ट कुछ दे दिया, इसका रिमाइंडर बताना है। कोई चीज डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ करके डिवाइड कर रहा है, उसका रिमाइंडर बताना है। तो ये वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। फंक्शंस आपको करना ही करना है, चाहे सवाल पूछे चाहे ना पूछे, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप आगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को मास्टर कर पाते हैं। तो ये तो आपको करना ही है। आईटीएफ भी आपको करना है, क्योंकि भाई जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में उसमें आईटीएफ का काफी हद तक यूज होता है। एलसीडी की अगर बात करें तीनों से मिला के एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन 10 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो एलसीडी एक ही समझ के आप इसे करें, अलग अलग ना करें। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एक आध सवाल ही बस पूछा जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल अब तो ऐसे सिलेबस से हटा दिया है, बट फिर भी एक बार सवाल पूछ दिया था। मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा डेफिनेटली दोनों को मिला के एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप देख भी सकते हो भाई 4 सवाल आए हैं, बट इस शिफ्ट में आप प्रिपेयर्ड रहो कि भाई इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एओडी की अगर हम बात करते हैं तो। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जेईई का फेवरेट बना हुआ है भाई। जेईई में अगर कुछ भी पूछा जाएगा इंटीग्रेशन में, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनेट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, डेफिनेट को मास्टर करें। डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही आसानी से आपको स्कोर दिलाता है। इसमें क्या पूछेगा भाई, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या बहुत किस्मत आपकी अच्छी रही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या खराब किस्मत रही तो बर्नौली वाले टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एयूसी में अगर हम बात करते हैं एकदम सिंपल भाई, अरे सर्कल दे दिया, पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला एरिया आपको बताना है। तो ये और ये मिला के +8 मार्क्स आपको बड़े आसानी से देते हैं। मैं उस वक्त बात कर रहा था डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस से हर बार एक 2 सवाल पूछे गए हैं, तो ये 10 सवाल टोटल पूछे गए हैं। वेक्टर 3D अब सबसे आसान पोर्शन मैं मानूंगा पूरे जेईई में मैथ्स में। क्यों? क्योंकि वेक्टर से भैया जो ये हमारा ट्रिपल वाला था, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हट गई, तो वेक्टर एकदम आसान बन गया।
क्या पूछेगा, सिंपल वेक्टर अलजेब्रा, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। 3D में जो सबसे कठिन था भाई प्लेन था, अब वो हट गया, सिंपल क्या है भाई लाइन से प्लेन में। और पूछा क्या जाएगा सिंपली, क्योंकि भैया सिंपली या तो भाई दो स्क्यू लाइंस हैं उसके बीच का डिस्टेंस ऐसा पूछ देगा, या फिर पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा। तो यहाँ से गारंटीड +8 मार्क्स आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से भाई हर बार एक सवाल आता ही, या तो आर्गुमेंट पे पूछता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस पूछता है। प्रोब या तो बायस थ्योरम पूछता है या टोटल प्रोबेबिलिटी, इस तरीके के सवाल एक जरूर देखने को मिलता है। कई बच्चे इससे डरते हैं लेकिन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इजी ही देखने को मिलते हैं। स्टेट्स भैया अब देखो, एक था हमारे पास इसके पहले इसका भाई जिसे हम बोलते थे मैथमेटिकल रीजनिंग, ये फ्री फोकट का आपको 4 नंबर दिलाता था, लेकिन अब ये हट चुका है। तो भैया स्टेट्स ही अब आपका सहारा है जो आपको +4 मार्क्स गारंटीड दिलाएगा, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। भले यहाँ नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाना चाहिए था। और पूछा क्या जाएगा, सिंपल को भैया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। आप पूरा पेपर उठा के देखो, इसके अलावा कभी भी कहीं से भी सवाल नहीं पूछा जाता है। रिलेशंस, अगर थोड़ा भी आप रिलेशंस पढ़ते हो तो भाई एक ही सवाल इसमें आगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस यही सवाल पूछा जाना था। +4 मार्क्स यहाँ से भी आप बहुत ही आसानी से हर जगह से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भाई कि अलजेब्रा अगर हम बात करें, टोटल अलजेब्रा से कितना पूछा गया, क्योंकि 89 क्वेश्चंस, काफी ज्यादा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 38 पूछे गए हैं, वेक्टर 3D से 30, और कैलकुलस से अगर हम बात करते हैं भाई 87, और ट्रिग्नोमेट्री से 6 सवाल पूछे गए थे। ये टोटल आपकी हिस्ट्री की कहाँ से कितना पूछा गया। और अगर आप मुझसे पूछते हो भाई क्या करके जाऊं सबसे आसानी से मार्क्स मिल जाए, तो यहाँ से आप बड़े इजीली मार्क्स पाओगे। देख रहे हो 3-3 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है। और कैलकुलस अगर आप इसे पूरा करते हो तो भाई 8-9 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए। तो ये 2 पोर्शंस भी आप स्ट्रॉन्ग करते हो भाई, तो 12 × 4 48 नंबर, जो कि बच्चों के अभी भी नहीं आ रहे हैं, अच्छे बच्चों के 20 नंबर 25 नंबर पे अटक जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम क्लास वाइज बात कर लेते हैं भाई। 11 से देखो 95 क्वेश्चन और 12 से 83 मैथ्स में पूछा गया है। कंबाइंड बात करें भाई 72 क्वेश्चन, इस तरीके से 250 नंबर के यहाँ के पेपर आपके बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल देखते हैं भाई। मैथ्स में इजी क्वेश्चंस देखो 15 इजी, 19 इजी, 10 इजी, लेकिन बच्चे इतना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक फोबिया बन गया है, मैथ्स कठिन आ रहा है भाई। जैसे ये वाला शिफ्ट है भाई 24 मार्क्स तो ले आओ कम से कम, इजी वाला तो कर नहीं, यहाँ 19 × 4 76 देख रहे हो। लेकिन कई बच्चों को ये लगता है नहीं भाई मैथ्स बहुत ज्यादा कठिन है। इजी पोर्शन भी अगर आप करते हो तो देखो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मॉडरेट भी नहीं छूना, टफ भी नहीं छूना, फिर भी आप कर सकते हो। टफ कैटेगरी में बहुत ही कम सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था भैया पूरा मैथ्स का एनालिसिस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेटजिक प्ले करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाते हो। मैथ्स में 40-50 नंबर स्कोर करना कोई भी कठिन काम नहीं है, अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को जल्दी सॉल्व करके टाइम बचा लिया तो अब आयुष से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री का। अभी आपने मैथ्स के बारे में देखा कि मैथ्स में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। बच्चों के मन में एक फोबिया क्रिएट हो गया कि नहीं मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत टफ पूछा जा रहा है, बहुत लेंदी पूछा जा रहा है, हमसे तो सवाल बनेंगे ही नहीं। लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिल रहे जो इजी है, जो मॉडरेट है, अगर आप उनको भी कर ले जाते हैं तो लगभग 50-60 नंबर आपके झोली में गिर सकते हैं। वहीं पर अब बात करेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान से देखें तो IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम से 1-2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से भी लगभग शिफ्ट्स में सवाल देखने को मिले हैं। आइसोमेरिज्म से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम सवाल देखने को मिले हैं शिफ्ट्स में। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये तीनों पार्ट को कर लेंगे तो 1 या 2 सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। वहीं प्यूरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करें तो ये लगभग 1 सवाल आपको हर जगह देखने को मिला। हैलोजन डेरिवेटिव्स एकदम जबरदस्त तरीके से पूछा गया, हर शिफ्ट में 1-2 सवाल हैं। अल्कोहल ईथर से उतना सवाल नहीं पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन से भी उतने शिफ्ट में सवाल नहीं पूछे गए। कार्बोनिल कंपाउंड को रगड़ के रख दिया भैया, किसी शिफ्ट में 3-3 सवाल पूछ लिया गया है। तो अगर आप हैलोजन डेरिवेटिव्स और कार्बोनिल कंपाउंड को छोड़ने का सोचे तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे जबरदस्त तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स का बात करें 1-1 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का बात करें, इससे भी सवाल अगर आए हैं तो 2-2 आए हैं भाई, किसी शिफ्ट में नहीं आए लेकिन जिसमें आए हैं 2 सवाल आ गया, समझ लेना। बायोमोलिक्यूल्स जबरदस्त तरीका से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो कंफर्म लिख लो भाई, NCERT करके जाना है आपको। जो बच्चे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर रहे तो उससे 1 भी सवाल देखने को नहीं मिला है। तो
आपको बेसिकली यहाँ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोनिल कंपाउंड, हेलोजन एंड डेरिवेटिव्स और ये बेसिक पार्ट अगर आप करके जाते हैं तो अच्छा खासा सवाल आप वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि किस 11th क्लास से ज्यादा पूछा गया कि 12th पार्ट से ज्यादा पूछा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ज्यादातर 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ की 62 क्वेश्चंस आपके 12th क्लास से पूछे गए हैं और 29 क्वेश्चंस आपके 11th क्लास से पूछे गए हैं। वहीं अगर हम आगे चल करके आपसे बात करें कि जेईई मेन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी, मीडियम और टफ के बारे में, तो टफ सवाल यहां पर दो ही हैं ऐसे, सॉरी एक ही हैं ऐसे जो टफ पूछा गया, वो भी 29th के शिफ्ट में इवनिंग वाले में। बाकी सब में आपको इजी और मॉडरेट देखने को मिलेगा। ज्यादातर सवाल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इजी साइड में देखने को मिल रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ने का नहीं समझना और अच्छे से अगर करके जाओगे तो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म भाई रगड़ के रख दिया, देख लो हर जगह एक एक सवाल है। पहला चैप्टर जो बच्चा केमिस्ट्री में घुसते के साथ पढ़ता है उससे हर जगह एक दो सवाल पूछे गए। रिडॉक्स रिएक्शन से एक दो सवाल पूछे गए, इस बार उतने सवाल रिडॉक्स से देखने को नहीं मिले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर शिफ्ट में आपसे लगभग सवाल पूछे गए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से फेवरेट है जेईई मेन का, पूछा गया है भैया। लिक्विड सॉल्यूशन से भी लगभग पूछे गए हैं सवाल। केमिकल काइनेटिक्स से भी हर जगह सवाल पूछे गए। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री हर जगह सवाल है भैया, एक या दो सवाल आ रहे हैं तो इसको छोड़ने का नहीं सोचने का। आयनिक इक्विलिब्रियम से एक दो सवाल देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखो आयनिक और केमिकल जो दोनों एक ही पार्ट है, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहीं पर आयनिक से पूछ दिया गया, कहीं पर केमिकल से, कहीं पर दोनों से पूछ दिए गए हैं, तो इसको छोड़ने का नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भैया आप इस तरफ देख लो, हर जगह सवाल पूछा गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट और इक्विलिब्रियम भी। रिडॉक्स अगर आपको बेसिक बात पता है तो वहां पर वो सवाल निकल जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आया? यस, एक सवाल आपको आउट ऑफ सिलेबस जो चैप्टर जेईई मेन से हटा दिए गए हैं उनमें से भी एक सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। टोटल 95 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं यहां पर 11th क्लास वाले से ज्यादा पूछा गया या 12th क्लास वाले से। तो 11th क्लास से 57 क्वेश्चन है, वहीं 12th क्लास वाले पार्ट से 38 क्वेश्चन आप देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादातर चैप्टर्स आपके 11th क्लास में ही देखने को मिलते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें इजी, मीडियम और टफ का, तो टफ साइड में 2 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इजी है, 74 क्वेश्चंस। वहीं अगर मीडियम का बात करें तो 19 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पे पूछे गए हैं। तो केमिस्ट्री आप देखेंगे इजी साइड में ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया भैया। केमिकल बॉन्डिंग हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया लगभग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर जगह सवाल है भाई। सॉल्ट एनालिसिस जिसको लोग छोड़ करके जाते थे वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और आप चिंता नहीं करिए, आपके इसी चैनल पर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से सॉल्ट एनालिसिस सिखा दिया जाएगा। तो जरूर लाइक कर ले, फॉलो कर ले और देखते रहे हमारे शॉर्ट्स को और शेयर जरूर करें। वहीं अगर हम आगे बात करें पी ब्लॉक के बारे में, तो पी ब्लॉक में भी आपके सवाल देखने को मिले हैं। वहीं डी एंड एफ ब्लॉक का बात करें, सबसे ज्यादा बता रहा हूं छोटा सा चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने की कोई बात नहीं है भैया, जरूर पढ़ करके जाइए। आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब जो चैप्टर हट चुके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्या उससे सवाल आए? तो जवाब है नहीं। ये मात्र 6 चैप्टर है जो आपको भरपूर नंबर दिला सकते हैं और आपका समय भी ज्यादा नहीं खाएंगे। यहां जो समय बचेगा उसी को आपको न्यूमेरिकल पार्ट में, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 11th क्लास में आप देखेंगे 23 क्वेश्चंस आए हैं, वहीं 12th क्लास से 41। यहां डोमिनेटिंग 12th क्लास होता हुआ नजर आ रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं इजी, मीडियम और टफ। टफ सिर्फ एक ही सवाल था, वो भी 22 के सिर्फ इवनिंग वाले में। बाकी ज्यादातर सवाल आपके इजी साइड में ही है और मॉडरेट साइड में है। तो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे केमिस्ट्री में तो भैया एक बात समझ लो, इजी साइड ज्यादा डोमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो अब बारी है फिजिक्स की। तो फिजिक्स को अमूल्य सर अहेड करेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आए। हेलो बच्चों, तो अभी आप लोगों ने मैथ्स और केमिस्ट्री में ये पूरी एनालिसिस देख ली है। जेईई मेन जनवरी वाला जो अटेम्प्ट हुआ है उसमें किस तरह का क्वेश्चंस आए हैं और किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग अपने अप्रैल अटेम्प्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं
और बहुत ज़्यादा टाइम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नहीं बचा है, तो इसमें हम लोग किस पोर्शन को ज़्यादा टाइम दें, है ना, किस पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करें, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आज फिजिक्स की बात अब कर लेते हैं। तो फिजिक्स में देखिए पहले हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स प्लस वेक्टर्स, तो इसमें ये ओवरऑल 10 शिफ्ट्स में मिला के 12 क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 और 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग स्पेशली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए आपको सिर्फ यहाँ 2 क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन। 10 इसमें पेपर हुए हैं और 10 पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन ये 2 क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं कि हम लोग इनको स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं ना। ये एक ऐसा चैप्टर है एनएलएम प्लस फ्रिक्शन, जिसके बगैर आप फिजिक्स की स्टडी ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें से सवाल आए या नहीं आए ये आपकी मजबूरी है। एनएलएम और फ्रिक्शन की स्टडी आपको करनी ही करनी है, चाहे सवाल आए या ना आए। आगे बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी देखिए इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं। ऑन एन एवरेज 1 से भी कम क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया। लेकिन काइनेमेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको पढ़े बगैर भी हम लोग फिजिक्स की स्टडी अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये वाले पोर्शन, इनके क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, कितने पूछे जा रहे हैं इनको पढ़ना मस्ट है। सर्कुलर मोशन को अगर हम लोग देख लें अलग से सर्कुलर मोशन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन आगे चल के कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन में भी लिंक हो जाता है। तो सर्कुलर मोशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, भले इसमें से क्वेश्चंस कम आए, इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। सर्कुलर मोशन के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम वर्क एनर्जी पावर की बात कर लें, तो वर्क एनर्जी पावर पर डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं वो 11 है। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस से इसको जज नहीं कर सकते। वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग हर चैप्टर में इससे रिलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आपको लेके ही चलना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, इसमें डायरेक्टली देखिए बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चंस इससे पूछे भी नहीं गए हैं कुछ शिफ्ट में, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, स्पेशली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और हेड ऑन कोलिजन एटलीस्ट, है ना, यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स में देख लीजिए, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं टोटल, लगभग 10 शिफ्ट में इसमें। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, किसी में 2 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन ये कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अगर हम लोगों को रोटेशनल मैकेनिक्स से करने, तो इसके पहले के ये 3 चैप्टर्स हमारे अच्छे होने चाहिए, तभी हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये सारे कनेक्टेड ही रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम लोग मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज में जोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, रोटेशनल डायनेमिक्स के बाद ये है अपना 29 क्वेश्चंस हैं 10 पेपर में। तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है, किससे, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से और इलास्टिसिटी एंड हीट से। तो बेसिकली हम लोग इनको क्लब करके बोलते हैं मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इन दोनों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसमें चॉइस हो सकता है अगर हम लोग सेलेक्टिव स्टडी पे जाते हैं तो। इसके बाद देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही आता है। तो 12 क्वेश्चंस यहाँ से भी हैं। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम लोग क्लब करके देखें, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये 40 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। इसके बाद आते हैं एसएचएम। एसएचएम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएचएम को हम लोग अलग से नहीं देख सकते, हालांकि इसमें क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन एसएचएम के साथ वेव भी क्लब हो जाता है। तो अगर हम लोग एसएचएम के बाद वेव को इसमें जोड़ के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसमें समझ में आएगा। फिर भी एसएचएम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नो डाउट कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, 24 क्वेश्चन है। तो ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्वेश्चंस तो हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं, 17 क्वेश्चंस, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ये कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले जाता है और इसके प्रॉब्लम्स भी डायरेक्ट जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इसमें जो है कि थोड़ा सा अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले से प्रिपेयर्ड है तो ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे और वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा सा बच के निकलने की कोशिश करें तो बेटर है, अगर टाइम आपके पास कम है तो। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है और इसमें देखिए लगभग हर शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ग्रेविटेशन को अच्छा कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे में ग्रेविटेशन का चैप्टर आप पूरा, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अपने स्टडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट ये एक इजी चैप्टर है ना, ये बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाता है और इससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आपको जाना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में भी देख लीजिए, इसमें भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है और कैपेसिटेंस भी एक आसान चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये पूरा मैग्नेटिज्म ही अपने आप में बहुत आसान है और इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है, तो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, यहाँ से भी आ रहा है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग EMI बोलते हैं, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम लोग मैग्नेटिज्म और EMI इन दोनों को एक साथ क्लब कर ले तो इसमें 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलता है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर सकते हैं और इसमें अगर हम लोग चाहें तो AC को भी क्लब कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC, इन तीनों की स्टडी एक साथ करते हैं, तो ये जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वेव ऑन स्ट्रिंग, ये हम लोग SHM के साथ मिला के देख सकते हैं, साउंड वेव को भी SHM के साथ मिला के देख सकते हैं। तो इन दोनों में टोटल 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन SHM के साथ मिला के देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। SHM एंड वेव्स, तो हर शिफ्ट में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो इसमें आ ही रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वेव ऑप्टिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत आसान सवाल आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। वेव ऑप्टिक्स में भी ऐसा ही है और इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें छोटे छोटे 2-3 चैप्टर्स हैं और इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, लगभग 20 क्वेश्चन है इसमें, 19 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में। एरर्स इन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसको जनरली बच्चे थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम दे के हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स, हर शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको 1 क्वेश्चन के लिए आप अश्योर हो सकते हैं इस चैप्टर को प्रिपेयर करके। अब यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे कुछ चैप्टर्स को क्लब करके हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में अगर हम लोग रोटेशनल मोशन तक एक साथ क्लब कर दें तो टोटल यहाँ पर 10 शिफ्ट में 43 क्वेश्चंस आए हैं, तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मैकेनिक्स से मिल रहा है यहाँ पर। इसी के साथ अब ये है कि मैकेनिक्स को देखिए आप इसमें लाइटली नहीं ले सकते हैं ना, मैकेनिक्स में क्वेश्चंस कम हो ज़्यादा हो मैटर ही नहीं करता, मैकेनिक्स स्टडी आपको एक बार करनी ही पड़ती है, उसके बगैर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है, चाहे उसको हल्के लेवल पे पढ़िए या अच्छे लेवल पे पढ़िए, पढ़ना तो है ही। इसके बाद SHM एंड वेव्स, इसी की अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें 8 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है और ये आसान चैप्टर्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज को भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो यहाँ पर इसमें देखिए 41 क्वेश्चन हैं, तो लगभग हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन के आसपास इसमें आ रहे हैं ओवरऑल अगर हम लोग मिला के देखते हैं तो। ग्रेविटेशन एक आसान चैप्टर था, इसमें हर शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन आ गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 60 क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो इसको तो बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसके साथ EMI प्लस AC भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों को मिला लेते हैं, तो यहाँ देख लीजिए लगभग 4 क्वेश्चन इसमें हर शिफ्ट में आ रहे हैं, 4 से 5, है ना। तो ये 2 चैप्टर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में एक छोटा पोर्शन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसका अच्छा है, लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिल ही रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें ये UND, वेक्टर एरर, है ना, इन सबको भी मिला के देखें तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर हर शिफ्ट में आ रहा है। सेमी कंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन, हालांकि अब ये कम्युनिकेशन तो सिलेबस के बाहर हो गया है, सेमी कंडक्टर्स 1-1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। तो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस है, किस चैप्टर पे हम लोग फोकस कर सकते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। जहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको तो पढ़ना मस्ट है, जैसे मैकेनिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी इसमें और कहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम दें ये डिसाइड किया जा सकता है अगर अपने पास टाइम लिमिटेड हो तो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्लास के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर हम लोग 11th के हिसाब से देखें तो 11th के पोर्शन से 119 क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि 12th के पोर्शन से 131 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अप्रॉक्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 45% हमें लगता है 11th के पोर्शन से आता है और नियर अबाउट 55% 12th से पूछा जाता है। तो 12th का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है रिलेटिवली 11th के हिसाब से देखें तो ये इसमें 11th और 12th क्लास के बेसिस पे एक एनालिसिस है अपने पास। और आगे चलते हैं, अभी हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं।
जैसे जनरली जेईई मेन में एक ये धारणा ऐसी बनी हुई है कि भाई मैथ्स का पेपर टफ आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान आते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स भी थोड़ा बहुत इजी आ गया हो किसी किसी शिफ्ट में, और किसी में ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स जितना आसान हम लोग मान के चलते हैं उससे टफ आया हो। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं। 22 तारीख को जनवरी में जो अटेम्प्ट हुआ है, जो पेपर हुआ है, उसमें देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में 20 ये मार्क्स हैं, है ना। 20 मार्क्स का मतलब 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस तो इजी थे, 13 क्वेश्चंस मॉडरेट हैं और 7 क्वेश्चंस टफ है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक मॉडरेट लेवल का ही पेपर है और आपको इजी टू मॉडरेट जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 18 क्वेश्चन आप फिजिक्स में इजी टू मॉडरेट वाले पोर्शन में रख सकते हैं, 7 क्वेश्चन यहाँ भी टफ है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखें इवनिंग शिफ्ट में, तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिल गए इजी में, 13 क्वेश्चंस अगेन इन मॉडरेट और 6 क्वेश्चन किस में, टफ वाली कैटेगरी में। तो ऑन एन एवरेज जैसे 18, 19, 20 है ना, तो लगभग 20 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि भाई 20 के आसपास क्वेश्चन फिजिक्स में इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं जो टफ की कैटेगरी में रहते हैं। तो फिजिक्स में है कि इजी टू मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर इन पे हम लोग वर्क कर लें तो लगभग 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब 80 मार्क्स आप ला सकते हैं। और ये कि ऐसा करने में आपके पास टाइम भी बचेगा, है ना। बहुत मिनिमम एफर्ट पे ये आ सकता है, बहुत मिनिमम एफर्ट से हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो 80 नंबर के आसपास फिजिक्स में लाना कोई बिग डील नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग ला सकते हैं और यहाँ से टाइम भी बचा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं फिजिक्स में जो इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में है, तो मुझे लगता है कि 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर ये इतना आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो कम से कम 15 मिनट आप फिजिक्स में बचा सकते हैं 80 नंबर लाने के बाद भी, और ये आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में और इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हम लोग अपनी एनालिसिस को डन करते हैं और ये QR कोड है जिसके थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, बाय बाय।